एजेंडे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं हमारी बजट विशेष पेशकश। बजट 2022-23 आपके सामने है और बजट में किसको क्या मिला। यूं तो अगर हम देखें तो जीएसटी के बाद देश की 90% जनता यह देखती थी कि मेरे को क्या सस्ता मिलेगा, क्या महंगा मिलेगा। और बजट का सबसे बड़ा महत्व जो होता है, जो ग्रास रूट पे बैठा व्यक्ति खेत के डोले में भी ये देखता है कि बजट अखबार में जो पढ़ता था, अच्छा अब की बार प्लास्टिक सस्ता होगा, चप्पलें महंगी होंगी, तमाम जो छोटी छोटी चीजें देखता था, वो बजट का मैं कहूं कि एक इमोशंस के साथ एक अटैचमेंट कह सकता हूं उसे। लेकिन अब बजट के मायने बदल गए, सारा डिजिटलाइज है। अब खुद निर्मला जी दूसरी बार पेपरलेस बजट उन्होंने स्पीच पढ़ी है, तो बहुत सारी चीजें, वैसे ही डिजिटल इंडिया भी बन रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आत्मनिर्भर भारत बजट 2022-23 क्या उस ओर बढ़ पा रहा है, ये बड़ा सवाल है। कुछ अच्छी चीजें हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, जैसे हमारे एडिटर इन चीफ एस के सुराना जी ने एक दिन पहले ही सवाल उठाया था कि इसको लीगलाइज करने के लिए या कुछ भी सरकार को इस पर स्टेप उठाना चाहिए, उस ओर गौर किया है। इनकम टैक्स स्लैब में आपको कोई राहत नहीं मिली है। लेकिन चले ओवरऑल हम चर्चा करेंगे कि बजट में किसको क्या खास मिला है और क्या वास्तव में एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ में ये बजट देखा जा सकता है। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ एस के सुराना जी जुड़े हुए हैं, बैंक के पूर्व अधिकारी विजय रंजन साहब हमारे साथ जुड़े हैं, सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, भाजपा नेता और चार्टेड अकाउंटेंट शंकर अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, बजट विश्लेषक और आर्थिक समीक्षक जयसिंह कोठारी साहब हमारे साथ हैं, अनिल शेखावत साहब हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं सर सुराना साहब आपके पास आना चाहूंगा। आपने एक दिन पहले ही सवाल उठाया था कि क्रिप्टो करेंसी जैसी चीजें अब जनता के पास में आ गया तो उसे लीगलाइज करना चाहिए, सरकार को कोई स्टेप उठाना चाहिए, तो इसे आप किस तरह से देखेंगे? देखिए योगेंद्र, बजट एक बहुत ही बहुप्रतीक्षित इवेंट होता है जिससे कि एक दिशा मिलती है बिजनेस को, इंडिविजुअल्स को, इकोनॉमिक दिशा कहाँ जा रही है। इसके एक दिन पहले, 2 दिन पहले वो सर्वे आता है जिससे पता चलता है कि पास्ट के बजट के क्या इफेक्ट हुए। इन सबको देखते हुए क्रिप्टो करेंसी का, जैसे मैंने कल भी चर्चा की थी कि इसको कई देशों में तो बैन कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर टैक्स लगाया गया है, तो एटलीस्ट कुछ तो हुआ, एक कदम आगे बढ़े। इसको बिल्कुल खुला नहीं छोड़ना चाहिए था, एक अच्छा कदम है। और लॉन्ग टर्म तो जैसे और देशों में हो रहा है, कई यूरोप के देशों में और कई जगह, चाइना में शायद बैंड है, आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन इसको बैन करना ही उचित मुझे लगता है। लेकिन चलिए, टैक्स लगाया, एक अच्छी बात है। इसके अलावा बजट में जो मुझे कृषि से रिलेटेड मुझे बहुत ज्यादा आशाएं थी, क्योंकि वो जो 3 कृषि कानून थे वो वापस ले लिए गए, या तो इस कारण से कोई खास जो कृषि से रिलेटेड धमाका होने की जो उम्मीद थी, चुनाव भी है और किसान एक बहुत बड़ा वर्ग है, वो मुझे कहीं ना कहीं कोई बहुत ज्यादा, बस छोटी मोटी जो चीजें हैं उसके अलावा कोई बहुत बड़ी चीज कृषि से रिलेटेड नजर नहीं आई। इसका मुझे आश्चर्य भी हुआ। कृषि से रिलेटेड बहुत सी चीजें हो सकती थी, जैसे कृषि के इक्विपमेंट्स हैं, उन सब पे आप कोई सब्सिडी बना सकते थे। जीएसटी वगैरह तो चलो जीएसटी काउंसिल में होता है, लेकिन उसके हिंट दिए जा सकते थे कि इसको हम ऐसा करेंगे। और दूसरी जो बहुत बड़ी निराशा हुई वो हुई जो फ्यूल पे कुछ भी, अभी भी जो सेंट्रल जो टैक्स है वही लगता रहा। अगर ये अनाउंस करते कि हाँ भाई हम इसको 28% जीएसटी में भेजेंगे या ऐसा कुछ करेंगे, उससे भी एक बहुत बड़ा धमाका होता और उससे महंगाई पर भी कुछ असर होता। ओवरऑल फ्यूल अगर 15-20 रुपए सस्ता हो जाता तो एक बहुत बड़ी, एक मतलब जिसको कहते हैं कि एक सवाल है मेरा सुरान सर, एक सवाल है मेरा। मैं जब देख रहा था इसमें तो एक चीज और दी है, जब उन्होंने अनाउंस कर रही थी निर्मला जी उस वक्त, उन्होंने कहा कि दलित किसानों को विशेष पैकेज या मदद की बात है। मैं भी कुछ देर पहले जब आ रहा था ऑफिस में तो कुछ लोगों ने कहा कि किसान एक ऐसा वर्ग है जिसमें कोई जाति भेद धर्म नहीं है, अब इसमें भी दलित और ये सारा, तो इसमें ये कर सकते थे कि लघु सीमांत या छोटे काश्तकार, जो जनरली सुनने में आता है दलित किसान और ये सब चीजें जो है, इसको लगता है आपको कि किसानों में भी एक कैटेगराइज होना चाहिए था, एज ए होल होना चाहिए था कि जो भी सीमांत किसान है उसके लिए होना चाहिए था। और अच्छी बात यह है कि चलिए कम से कम वो जो सम्मान निधि योजना है वो बंद नहीं हुई, जो एटलीस्ट जो 2-2 हजार हर 4 महीने पे मिलते हैं वो 6,000 रुपए मिलते रहेंगे। मुझे लग रहा था कि कोरोना के का चक्कर में कहीं रिसोर्स क्रंच के इसमें इसको बंद ना कर दे, और वो भी बंद नहीं हुआ। जो 80 करोड़ लोगों को जो खाद्यान्न मिल रहा था वो भी चालू है, तो चलिए ये एक अच्छी चीज है। लेकिन जो एक दूसरी निराशाजनक चीज हुई कि किसी को भी इनकम टैक्स से राहत नहीं मिली, जबकि सबको पता है कि कोरोना काल में लोगों की और महंगाई के चलते लोगों के सबके बजट में दिक्कत आई है।
ऐसे में उनको जरूर कुछ न कुछ स्लैब, और इन्फ्लेशन को देखते हुए हर साल ही कुछ न कुछ स्लैब में ऊपर नीचे किया जाता है, वो बिल्कुल ही नहीं हुआ, वो होना चाहिए था। 80C से रिलेटेड बहुत सी डिमांड थी, वो सब भी नहीं हुई है। तो ओवरऑल जो एक फील गुड फैक्टर होना चाहिए था, वो मुझे लगता है थोड़ा सा मिसिंग है। जी कटरा सर, आपके पास आना चाहूंगा मैं। डिफेंस को लेकर के जो बजट है उसमें 25% का एक उन्होंने प्रोविजन किया है कि रिसर्च, क्योंकि मेक इन इंडिया पे फोकस किया जा रहा है कि हम लोग कोशिश करेंगे 68% हम डिपेंड रहे इंडिया पे, हम ज्यादा इंपोर्ट ना करें। तो उस दिशा में कह सकते हैं, हालांकि गवर्नमेंट अभी इसे मेरी नजर में तो लॉन्ग टर्म एक पॉलिसी के रूप में इसे देख सकते हैं, तुरंत तो मुझे नहीं लगता है कि अभी हम कोई बहुत ज्यादा चीजें बना पाएंगे। देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले तो एक खुशी की बात यह है कि 2021 में जो डिफेंस बजट था 4,71,000 करोड़, पिछले साल सिर्फ 4,79,000 करोड़, सिर्फ 8,000 करोड़ की इंक्रीज दिया था। उसको देखते हुए इस साल का जो डिफेंस बजट है वो टोटल एलोकेशन हुआ है 5,25,000 करोड़, तकरीबन 47-48,000 करोड़ का इंक्रीज दिया है। ये % जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का अलॉटमेंट है 1,52,000 करोड़, उसमें से 68 लाख बोला है मेक इन इंडिया। ये मुझे लगता नहीं कि जो हमारे प्रोक्योरमेंट की जरूरतें हैं, हवाई जहाज, पानी के जहाज और पनडुब्बी और दूसरे आर्मामेंट है, इतनी जल्दी समय में हम उन सब चीजों को मेक इन इंडिया में इतना अच्छा परसेंटेज नहीं कर सकेंगे। हालांकि पिछले साल भी सरकार ने बजट में 58% जो कैपिटल अलॉटमेंट था उसका 58% बोला था ये मेक इन इंडिया होगा। काफी सारी चीजें हैं जो मेक इन इंडिया चल रही हैं, और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो DRDO है, डिफेंस रिसर्च में प्राइवेट प्लेयर्स को अंदर आने की इजाजत दी है। ये एक अच्छा स्टेप है, और इसमें जो गवर्नमेंट की PSU थी उसके साथ साथ प्राइवेट प्लेयर्स और स्टार्टअप्स हैं उनको भी मौका मिलेगा कि वो हमारे जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसमें रिसर्च करें और योगदान दे करके ऐसी चीजें बनाएं जिससे कि सिर्फ हमारी सेना की ही पूर्ति नहीं हो बल्कि हमारे एक्सपोर्ट करने की हालत में भी हम हो। जी बिल्कुल, मैं वापस आऊंगा आपके पास में। विजय सर के पास जाना चाहूंगा एक बार। सर, बैंकिंग सेक्टर को इससे कुछ बूस्टर डोज मिल पाएगी बजट से? क्योंकि दो तरह से मैं जानना चाह रहा हूं कि NPAs को लेकर के पैसा अगर लोगों के पास में आता है, इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो पैसा दिया इन्होंने 53,116 करोड़ रुपए, जो अभी अनुमानित बजट है। अभी रिवाइज एस्टिमेट बाद में जब कितना आएगा, पिछले से अगर हम देखें इसको तो 45,833 करोड़ रुपए जो था, 45,833 करोड़ रुपए, इसमें इन्होंने बजाया 8,000 करोड़ रुपए का इसमें जम दिया इंडस्ट्री को। तो कुछ लग सकता है कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक को कुछ जो बैंकिंग इंडस्ट्री को जो मजबूती मिल सके, या फिर हम कहें कि लोन को बहुत सहज करके एक नए एम्प्लॉयज को खड़ा कर सके। देखिए, ऐसा है कि जहां तक इन्होंने कहा है बैंकिंग सेक्टर के लिए स्पेसिफिकली अगर आप देखिएगा तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव बजट मैं ऐसे नहीं बोलूंगा। द रीजन बीइंग कि बहुत स्पेसिफिक जो प्लान है वो डिजिटाइजेशन की ओर है जी। और जो डिजिटल बैंकिंग हब्स भी बनाने हैं गवर्नमेंट बैंक्स और शेड्यूल्ड बैंक्स को, उसमें वो कॉस्ट इंटेंसिव होता है और वहां पे प्रोसेसिंग कॉस्ट जब आपका रिड्यूस हो जाएगा बाद में ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो फिर आपको इनकम भी कम होता है। तो इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर इनिशियली, एंड जो लोन्स वगैरह में लोन होंगे जब इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो कहाँ पे ग्रो कर रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा जोर है, आपको डिजिटाइजेशन पे ज्यादा जोर है। MSME सेक्टर में जो एक्सपेक्टेशंस था रिलीफ का वो मिला नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि आपको हॉस्पिटैलिटी को फर्दर 1 साल के लिए एक्सक्लूसिवली कवर किया है CGLS में, है ना, 50,000 करोड़ का उनको कवरेज सेपरेटली दिया है। जी हाँ, और इवन जो शुरू में आपने कहा था, सुराना साहब ने भी कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में स्पेसिफिकली फूड प्रोसेसिंग हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, तो किसी चीज को स्पेसिफिक इसमें कवर किया गया है। तो मेरे ख्याल से जस की तस स्थिति एक तरह से है, और ये जरूर है
मैं ये कहूंगा कि ये बजट नहीं था, ये विजन स्टेटमेंट है जो नेक्स्ट 2 इयर्स 3 इयर्स में जाके कंट्री को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं, प्रोग्रेस उस दिशा में काफी क्लैरिटी आई है कि हमें टेलीकॉम में, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमें जो रोड ट्रांसपोर्ट है उस पे आपको रोड्स बढ़ाने की बात। सर एक मैं जानना चाहूंगा, रंजन सर एक बात मैं जानना चाहूंगा, डिजिटल करेंसी का जो प्रोविजन किया इन्होंने कि आरबीआई के माध्यम से आएगी, खैर उसकी अथॉरिटी वही होगी, तो इससे जो नोटबंदी जिसे हम ब्लैक मनी के रूप में सरकार को डाउट था या आम पब्लिक को भी लगता था, उसी की ओर हम देख सकते हैं, क्योंकि अगर डिजिटल करेंसी होगी तो एटलीस्ट वो आइडेंटिफाई तो होगी कि किसके पास में क्या पैसा है। नहीं, जब तक आप देखिए कोई भी करेंसी जब आप लॉन्च करते हैं, आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि उसका ट्रैकिंग सिस्टम आप पूरा डेवलप कर लीजिए, ठीक है। तो जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस नहीं होगा टू मैप ईच यूजर ऑफ दैट करेंसी, अभी क्या है आपकी जो नोट करेंसी है वो हैंड टू हैंड शिफ्ट हो रही है। डिजिटल करेंसी नॉर्मली दैट विल बी हिटिंग द अकाउंट, दैट विल नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल फॉर्म। तो आपको उस पर पूरा का पूरा पहले ये देखना पड़ेगा कि आप उसको कैसे प्लग करते हैं। डिजिटल करेंसी इज नॉट अ बैड आइडिया बिकॉज इट विल रिड्यूस ह्यूज कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग एंड देन ट्रांसपोर्ट ऑफ नोट्स, फिर म्यूटिलेटेड होता है, सॉइल होता है, सो लॉन्ग टर्म एक बार जो करेंसी इशू हो जाएगी उसको रिप्लेस करने की जरूरत होगी नहीं, ठीक है। लेकिन उसके लिए फिर से पूरा, और मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक को इसीलिए दिया गया है कि रिजर्व बैंक हैज द हैंडलिंग कैपेसिटी एंड दे विल बी, बट टाइम आई थिंक 2022-23 में इसको इम्प्लीमेंट कर पाना आई थिंक दैट मे नॉट बी पॉसिबल, और अगर है तो फिर उसमें पूरा जोर लगा, मतलब पूरी तरह से उसको देखना पड़ेगा। यू कांट इम्प्लीमेंट हाफ हार्टेड करेंसी। अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो यू हैव टू हैव अ फुल फ्लेज्ड पूरे सेफ्टी के साथ। आपको पता ही है कि हमारा बेसिकली साइबर स्पेस में कितने क्राइम होते हैं, तो यू हैव टू प्लग एवरीथिंग दैट वे। सर इलेक्शन बॉन्ड्स की तरह तो नहीं होगा ये भी कि लोगों को बिल्कुल उसी टाइप से कुछ करेंसी हम एक लेकर के आ रहे हैं? नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड इज डिफरेंट, उसका पर्पस डिफरेंट है। दिस करेंसी विल बी रिजर्व बैंक्स, बेसिकली रिजर्व बैंक्स प्रॉपर्टी, दे विल बी हैविंग सम बेस। जैसे आपको करेंसी जब हम प्रिंट करते हैं तो गोल्ड के अगेंस्ट में उसको बेसिकली पेग किया जाता है, तो दे विल बी पेगिंग इट अगेंस्ट सम सर्टेन, गोल्ड के अगेंस्ट में होगा जो गोल्ड रिजर्व्स है हमारे पास, तो वो उस हिसाब से इशू करेंगे एंड दे विल बी, मतलब दिस इज माय व्यू, आई एम नॉट श्योर मोडालिटीज कैसे आएंगी, लेकिन जो आपके पेपर करेंसी है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय डिजिटल करेंसी। यू आर नॉट गोइंग टू वेट करना होगा, हमें उसके लिए थोड़ा अभी वेट करना होगा। हाँ, क्लैरिटी आने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज मैं बताऊंगा, बैंकिंग को जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा इम्पैक्ट करेगी वो है बैंक गारंटी का रिप्लेसमेंट। देखिए बैंक गारंटी जो है, इशुएंस ऑफ बैंक गारंटी यूज्ड टू गिव बैंकर्स अ सब्सटैंशियल इनकम आल्सो। तो अगर आप उसको सिक्योरिटी बॉन्ड और इसमें इशू कर रहे हैं, उसका भी मोडालिटीज देखना होगा कि हाउ दे आर गोइंग टू रिप्लेस दैट, और वो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनीज के लिए बेटर होंगी, गवर्नमेंट के लिए हो सकता है बेटर हो, लेकिन बैंकिंग सेक्टर का इनकम तो जरूर इम्पैक्ट करेगा इससे। जी चलिए, कोठारी सर मैं आपके पास आना चाहूंगा। जय सिंह जी कोठारी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मैं एक व्यू आपका चाहूंगा, ओवरऑल बजट हम बहुत कुछ क्लियर कर चुके होंगे कि 39 लाख करोड़ का जो बजट है, हर सेक्टर को जितना जो दिया है वो सारा बिल्कुल आ भी चुका है। लेकिन हम देखें, दो बातें होती हैं कि बजट में उदारीकरण के दौर के बाद, जीएसटी के लागू होने के बाद बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, लेकिन क्या ये कह सकते हैं हम कि जैसे भी रंजन सर कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म एक विजन का डॉक्यूमेंट की तरह भी हम इसे देख सकते हैं? इसका लॉन्ग टर्म विजन नहीं है। पिछले 3-4-5 सालों से जैसे बजट आ रहे हैं, एक ये नया, इसको मैं ऐसा कहूंगा कि जैसे अभी कोरोना के बाद में एक हमारे मल्टीविटामिन जैसे पिल्स लेने का जो चलन बढ़ा है, ऐसे ये मल्टीफेशियल बजट है। इस बजट को हम मॉडर्न इकोनॉमी का बजट भी कह सकते हैं, मॉडर्न इंडिया का बजट भी कहते हैं, जिसमें 20वीं और 21वीं दोनों सेंचुरी शामिल है। जिस दौर से विकसित देश निकल चुके हैं, हम अभी उसमें एंटर हुए हैं। तो हमारा पॉपुलेशन साइज इतना बड़ा है, कंट्री इतना बड़ा है, तो हमने तो अभी तो 20-30 सालों की शुरुआत है, तो दोनों चीजें इसमें शामिल है। डेवलपिंग इकोनॉमी का बजट इसको कह सकते हैं, कंजम्पशन इकोनॉमी का बजट इसको कह सकते हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल जो ग्लोबलाइज चलता है वो कंजम्पशन पे चलता है। इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी सबसाइड होती रहती है और कंजम्पशन इकोनॉमी बढ़ती रहती है।
इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी एक इसका जो नेगेटिव पहलू है कि आने वाले समय में जब सरकार इतना नोट छाप के और सिस्टम में मनी को बढ़ाएगी तो उससे महंगाई बढ़ने का खतरा भी हमारे सामने हम देखेंगे। एक अननेचुरल इकोनॉमी का एक्सपांसन होगा। अब तक हम नेचुरल इकोनॉमी देखी है, तो अब गांव-गांव में अननेचुरल इकोनॉमी जैसा पिछले हमने शहरों में देखा है वैसा नजरिया वहां पे या वैसा बदलाव वहां पे आएगा। एक्सपांसन ऑफ नॉलेज इकोनॉमी या नॉलेज इकोनॉमी 21वीं सदी की है, तो अगर जो काम दिमाग से किया जाएगा उसकी सस्टेनेबिलिटी होगी, जो शरीर से किया जाएगा वो सस्टेनेबल या उसकी लाइफ साइकिल कम होगा। तो इस तरीके का बजट है जो मेरे ख्याल से जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो सरकार के सीमित साधन है, इससे बेटर और कुछ नहीं किया जा सकता था। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स रिजाइम को स्टेबल रखा है, वो इसलिए कि बार बार बिजनेसमैन और लोग कहते थे साहब आप हर साल बदलाव करते रहते हो, हमको स्टेबिलिटी चाहिए कोई पॉलिसी। तो वो पिछले 2 साल से करीब करीब सरकार ने एक ये रुख अपना लिया कि हमने जो भी एक लेवल है वहां पे लेवल करेंगे, तो ये अच्छी बात है और उसमें बहुत बड़ी कोई गुंजाइश भी नहीं। तो जो साधनों का बहुत अच्छा इस्तेमाल करने की बात कही है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन पे खर्च करना वो मजबूरी है, वो आप वही डेवलपिंग इकोनॉमी का कहा, तो अभी तो हम बहुत पीछे हैं, तो ये वर्षों तक चलने वाला काम है। तो मैं इसको ओवरऑल जो है वो अच्छा बजट कहता हूँ कि सीतारमण जी ने अच्छा प्रयास किया है, इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। जी चलिए, शंकर अग्रवाल साहब हमारे साथ में हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी और भाजपा नेता हैं। शंकर जी, आपके पास आना चाहूंगा। मैं 2 चीजों को लेना चाहूंगा। एक तो एग्रीकल्चर को लेकर के और सवाल उठे हैं कि एग्रीकल्चर में तीनों बिल वापस लेने के बाद में जिस तरह की स्थितियां आनी चाहिए थी, भरोसा दिया जाना चाहिए, तो वो कहीं कम है। दूसरा, अगर हम देखें बजट को तो रिवाइज एस्टिमेट 2021-22 में जो था उससे बहुत ज्यादा जंप नहीं कह सकते हैं इसे, हेल्थ को बहुत मामूली सा, यानी कि लगभग 1000 करोड़ रुपए का जंप इसे कहा गया है। तो हम कैसे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा पाएंगे? देखिए, जो कोठारी साहब ने कहा, मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में जिस तरह का बजट दे सकते थे। पहली बात तो ये है, जैसे ये बार बार में सरकार कहती है और ये है भी है, एस्टेब्लिश भी है कि वो बजट है, पर मेरा मानना ये है एक प्रकार का बजट नहीं है, एक प्रकार का सरकार का विजनरी डॉक्यूमेंट है कि ये सरकार का विजन है कि हम अगले 5 साल 10 साल 15 साल में किस तरह से काम करेंगे। और उसके आधार पे उन्होंने एक पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान तैयार किया है जिसमें उन्होंने 7 सेक्टर अलग अलग बांटे हैं। उसको चूज किया कि इन 7 सेक्टर के हम ज्यादा इंसिस्ट करेंगे, जिसमें सड़क, रेलवे, यातायात, हवाई अड्डा, इंफ्रास्ट्रक्चर, नल से जल देने की जो योजना है, उन सारी योजनाओं को उन्होंने फोकस करके और ये लिया है। तो इसलिए ये मानना कि भाई ये बजट है, इसमें कोई कम, किसी को ज्यादा मिला है, किसी को कम मिला है, लेकिन कुल मिलाकर के उतना ही पैसा है। पिछली बार की बजाय कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है, किसी सेक्टर में बढ़ाया है, किसी में कम किया है। और मान लो बढ़ाने का ये तो एक एस्टिमेशन है। पिछली बार 2.73 लाख करोड़ रुपए का स्वास्थ्य का बजट था, जिसपे खर्चा हुआ है 4.75 लाख करोड़ रुपया। तो इसलिए ये तो जब कोई महामारी आएगी, नई चीज आएगी, तो उल्टी सीधी कुछ होती रहेगी। कल को मान लो कोई वार की पोजीशन आती है तो सारा बजट काट करके वार पे डालना पड़ता है, बाकी चीजें छूट जाती है। जहां तक आपने एग्रीकल्चर वाला सवाल किया, तो एग्रीकल्चर वाला तीनों बिल वापस लिए हैं। उसके बाद में जो एमएसपी की बात है या और बात है, वो किसान नेताओं के साथ बैठ करके सरकार शायद बात करेगी आगे, तभी जाकर के इस पे कोई क्लैरिटी आएगी कि भी आगे क्या होगा। लेकिन एग्रीकल्चर का जो पुराना बजट है लगभग वही बजट है, उसमें कोई बहुत परिवर्तन नहीं है, छोटा मोटा चेंज किया है, मतलब वो बढ़ाया ही है। तो बाकी जो चीजें आएगी वो अपने हमारे सामने आ जाएगी। लेकिन मोटा मोटा सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हमारी प्राथमिकता यही है 7 चीजों पर, 7 सेक्टर को बढ़ावा देना है। जैसे आज चाइना में अपन जाते हैं तो जो प्रोडक्शन इंडस्ट्री है उसके बिल्कुल बराबर में ही आपके रोड्स मिलेगी, उसको रेलवे मिलेगा, उसको कि भाई माल का ट्रांसपोर्टेशन कम से कम पैसों में और जो हो जाए। तो वो उस तरह का सरकार का विजन है। और मेरा मानना ये है कि ये जो 7 सेक्टर उन्होंने चूज किए हैं उसके पीछे कई तरह की लॉजिक भी है कि भाई एक भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ ही जाएगा, प्लस जो रोजगार की बात बार बार में अपन करते हैं कि युग बेरोजगार हो गए और हो गए, तो वो रोजगार भी लोगों को मिलेगा, उससे खूब रोजगार मिलेगा। ये 60 लाख की बात कही है, पर मेरा मानना ये है कि ये सारी योजनाएं सरकार अगर सड़क पर ले आए और ठीक से धरातल पर लाए तो उससे रोजगार काफी गुना बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और वेट करना होगा थोड़ा, लेकिन है थोड़ा वेट करना होगा उसके लिए। हाँ, लेकिन
इंतजार करना पड़ेगा। ये नहीं है कि भाई आपने साहब हमारे को तो कुछ नहीं दिया, जैसे जब भी कहीं भी बात करते हैं तो कि साहब आम आदमी के लिए कुछ नहीं दिया। आम आदमी के लिए क्या नहीं दिया ये मुझे बताइए। जब इतना बड़ी महामारी हुई उसके अंदर जो वैक्सीन लगी है, सरकार का अरबों रुपया खर्च हुआ है उसके ऊपर, तो वैक्सीन का अगर आपसे पैसा लेते कि 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया लेते तब भी लोग लगवाते, तो वो तो छूट है ही ना, कभी किसी तरह का आपका कोई पैसा नहीं लगा उसके अंदर। इस तरह से मिला करके ये क्या सरकार का अपना एक विजन है। और फिर यूपी जैसे बड़े स्टेट में चुनाव चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने लोक लुभावन बजट को छोड़ करके और अपनी प्राथमिकताओं को प्राथमिकता दी है कि जिससे कि आगे जाकर के इसका लाभ देश की जनता को मिलेगा। कोठारी साहब, मैं एक चीज मैं समझना चाहूंगा आपसे, सब्सिडी यहाँ पे 3 चीजों में जनरली देखा जाता है कि खाद्य और फ्यूल, लेकिन इस समय रिवाइज एस्टिमेट जो था 2021-22 का, उससे भी काफी कम किया हुआ है। हमने देखा होगा इसमें, आप अगर देखा जी ने देखा फूड सब्सिडी में 2.86 लाख करोड़ से 2.6 लाख करोड़ का है, 06 लाख करोड़। फर्टिलाइजर में 1,40,000 करोड़ से 1.05 करोड़ है। फाइनेंस में 51,900 से 21,354 करोड़। तो ये सब्सिडी क्या है कि ये जितनी वो सरकार ने जो फ्री राशन और ये बांटा था ना इसमें पेंडेमिक में, वो उसका जो पार्ट है वो इस साल आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मल सिचुएशन कोरोना तो ये कह सकते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल जो ये पेंडेमिक में जो प्लान लेके आए थे, तो उसको मुझे लगता है कि आगे बढ़ाने की सरकार की शायद मंशा नहीं है अब। हाँ, ऐसे ही किसानों को भी कई तरीके के जो रिबेट और राहत देगी थी फर्टिलाइजर के, इसके लिए उसमें भी कुछ कटौती की बात कही है। तो ठीक है, डिसिप्लिन की बात है, आप फ्री में कब तक बांटते रहोगे। और उसको उन्होंने इस अमाउंट को ले जाके इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल दिया, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्वांटम बढ़ गया। तो ऐसा करना पड़ता है जो हालात को देखते हुए। जैसे आपने अभी शंकर जी ने बताया कि हेल्थ पे हमारा सबसे बड़ा खर्चा पिछले सालों में हो, अब परिस्थितियां ऐसी थी, क्या करें आप। अब आप हर परिवार का खर्चा हेल्थ पे सबसे ज्यादा पिछले 2 सालों में हुआ, जो पिछले 25 सालों में नहीं हुआ हो। तो वो देश और वो सब है, लेकिन वो यही है। अब जो इस नया इकोनॉमी का मॉडल ये समझने की बात है कि जैसे बारिश आती है, भगवान बारिश देता है, फ्री में रेन होती है और रास्ता आदमी को ढूंढना पड़ता है उससे। तो अब ये नई इकोनॉमी का मॉडल है कि सरकार मनी सिस्टम में इंजेक्ट करेंगी, आप अपना अपना फ्यूचर और अपना अपना रास्ता उसके से ढूंढिए। आप ये चाहो कि सबको सरकारी नौकरियां मिल जाए, सबका बिजनेस अपने आप चलने लगे अपने आप, ये बदलता रहेगा। ये टर्बो कैपिटलिज्म है, पूंजी की नेचर है। जैसे ही वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाएगी, कई कामों को खत्म करेगी, कई नए काम को पैदा करेगी। तो ये सिस्टम है, उसमें हम ऐसा कह लीजिए एंटर हो गए हैं और इसका धीरे धीरे जैसे समय निकलेगा उसका एक्सपांशन होता जाएगा। चलिए, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में। अनिल शेखावत जी हमारे साथ में जुड़ गए। अनिल जी, मैं एक रिएक्शन पहला चाहूंगा आपसे। ओवरऑल अगर हम देखें बजट को, तो किस तरह का बजट कहें इसे? योगेंद्र जी, मैंने ऐसा कोई बजट किसी सरकार का देखा नहीं जो अच्छा बजट नहीं हो उनकी नजर में। सरकार तो हमेशा अपने बजट अच्छे ही पेश करती है। अब उन आंकड़ों का जो इंटरप्रिटेशन है वो जनता तक कैसे उसको समझे और कैसे पहुंचे, उसके जो रिलीफ्स हैं, जो वो एडवांटेज जो बता रहे हैं उस बजट से, वो कैसे जनता तक पहुंचे, ये मेन चीज है। इसका एग्जीक्यूशन पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम इस बजट की बात करें तो नई नई चीजें तो हर बजट में हमें देखने को मिलती है, पर इसका एक पहलू ये भी होता है कि जो पुराने बजट हैं उनकी जो घोषणाएं की गई हैं, क्या वो जनता तक पहुंची हैं क्या? मैं बहुत बड़ी बात नहीं करूंगा क्योंकि सब आंकड़ों की बातें हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि देश प्रगति कर रहा है, परंतु क्या प्रगति सही आदमियों तक पहुंच रही है क्या? अभी कुछ कंपनियों के मैं अखबार में पढ़ रहा था आंकड़े, जो फूड से रिलेटेड कंपनियां हैं, जिनकी 4-5 ऐसी कंपनियां हैं जिनका 1 लाख करोड़ का टर्नओवर है सालाना, वो ये कहती हैं कि हमारी जो एफएमजी कंपनीज जो हैं उनके जो प्रोडक्ट हैं उनकी सेल जो है अर्बन एरिया में तो बढ़ी है पर रूरल एरिया में नहीं बढ़ी है। उसका एक छोटा सा उदाहरण है कि पार्ले ब्रिटानिया का 2 रुपए का एक बिस्कुट का पैकेट आता है, सिर्फ 2 रुपए का, उसकी सेल कम हो गई है रूरल एरिया में। तो आदमी की जो इनकम है वो क्या बढ़ रही है क्या? चाहे उसकी वजह से कोरोना हो, चाहे और भी कोई वजह हो। तो हम जो आंकड़े पेश कर रहे हैं, हम आंकड़े हमारे अभी थोड़े दिनों में आंकड़े ये आए कि मर्सिडीज कार की सेल बढ़ गई, फरारी कार की सेल 23% बढ़ गई, पर उसके उलट जो
टू व्हीलर व्हीकल्स हैं जो आम आदमी की जरूरत है, उसकी सेल 18% कम हो गई। तो हम इस देश को इन आंकड़ों के तहत भी हमको समझना पड़ेगा कि क्या मध्यम वर्गीय या क्या आम आदमी इस देश की प्रगति में कितना भागीदार बन रहा है, या हम उसकी नब्ज को पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे। हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जो पिछली सरकार पिछले बजटों में जो 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था वो कहां तक पहुंची। वो एक किसान रेल की बात थी कि किसानों की क्रॉप्स उस किसान रेल में चला करेगी, क्या वो किसान रेलवे बन गया क्या, बन चुका क्या। तो ऐसी सब चीजों को पूरे समग्र वे में इस बजट का क्रियान्वयन देखने के लिए देखा जाएगा कि इसके बेनिफिट्स जनता में कहां तक पहुंच रहे हैं और आज हम किस स्टेज पे बैठे हैं। हम किसी भी बजट को सिर्फ उस साल की एग्जीक्यूशन पार्ट में लेना चाहिए। ये पहली बार हो रहा है कि कोई बजट 25 साल के थ्योरी पे बन रहा हो। हम एक साल का जो बजट बनाते हैं उसका एग्जीक्यूशन पार्ट बड़ा पेनफुल होता है, उसको पूरी सब जगह तक फैलाना, उन आदमियों को, बेनिफिशियरीज आदमियों तक उसका बेनिफिट पहुंचाना, ये बड़ा डिफिकल्ट काम है। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी बढ़ रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है, परंतु हम जो घोषणाएं कर रहे हैं वो वास्तव में वहां तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही। हमें ये भी पकड़ना पड़ेगा कि बेरोजगारी का जो पार्ट है उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसमें भी 60 लाख नौकरियां देने की बात की गई है। अब तो स्थिति ये होने चाहिए मेरे हिसाब से, जैसे अमेरिका में हर महीने में एम्प्लॉयमेंट का एक इंफॉर्मेशन आती है कि इस महीने में कितने लोगों का रोजगार मिला और कितने लोग बेरोजगार हुए। हिंदुस्तान इतना बड़ा कंट्री है कि अगर हम बेरोजगार और रोजगार वाले फिगरों के तहत नौजवानों को नौकरियां नहीं देंगे तो अराजकता की सीमा तक पहुंचने वाली स्थिति होगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वो दुनिया के सामने चुनौती है, केवल भारत के सामने नहीं है कि बेरोजगारी और होना चाहिए। मैं दूसरे देशों की बात नहीं करूंगा, लेकिन हमें हमारी अपनी अगर तकलीफ खुद को हो रही है तो उसे दूर आपको करनी होगी। चले, मैं तमाम अतिथियों को जोड़े रखूंगा, छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बजट 2022-23 और उसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। निर्मला जी का बजट, चौथी बार उन्होंने बजट पेश किया है, एक रिकॉर्ड है ये भी। मैं रंजन साहब के पास वापस जाना चाहूंगा एक बार। सर, बड़ी बात यही होती है कि देखिए, पहले हम नफा नुकसान को बहुत देखते थे कि किसके पॉकेट में क्या जाएगा, कौन सी चीज मुझे सस्ती मिलेगी, किसको महंगी मिलेगी। लेकिन आज हम जो देखते हैं एक नया सिनेरियो डेवलप हुआ है कि इससे रोजगार कितना मिलेगा। जैसे अनिल शेखावत जी ने कही और भी दूसरे जो वक्ता उन्होंने कि रोजगार, एम्प्लॉयमेंट के लिए ये कैसा है और क्या वास्तव में कितने लंबे समय तक इंतजार करना होगा। आने वाले दिनों में जो सबसे बड़ी परेशानी है, आने वाले दिनों की मैं तो कहता हूं प्रेजेंट में भी वही पोजीशन है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बड़ी एक सरकारों के सामने, पेरेंट्स के सामने, समाज के सामने बड़ी चुनौती बनने वाली है। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ और दिया जा सकता उस ओर, या कहें कि अभी चले फिलहाल के लिए तो यही ठीक था। नहीं, देखिए, जो करंट सिनेरियो है उस हिसाब से सरकार ने बहुत ही बैलेंस्ड वे में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के डायरेक्शंस को क्लियर कर दिया है। उनका सिंपल सा चीज है, ये कहना है स्किल बेस्ड डेवलपमेंट। और एजुकेशन में हुआ ही है कि आप 47 में आप लिटरेसी रेट देख लीजिए और अभी का लिटरेसी रेट में ह्यूज गैप है ना। पहले हम लोग 13% के करीब का लिटरेसी रेट था at the time of independence, now it's 77%। तो और एक और चीज आई है, जो टेक्निकल शिफ्ट आया, एक जनरल इंटरमीडिएट और +2 करके लोग चले जाते थे, जो स्किल सेंटर्स हुआ करते थे, जाके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में नौकरी करते थे। वो शिफ्ट होकर सारे लोग अब बीटेक और कंप्यूटर और इस दिशा में जा रहे हैं। आपको जो ग्रेजुएशन है, लेकिन क्या स्किल डेवलप हो पा रहा है, रेलेवेंट स्किल डेवलप हो पा रहा है? तो गवर्नमेंट का जो डायरेक्शन है वो बहुत क्लियर है। 60 लाख उन्होंने एस्टिमेट किया है कि जो इनिशिएटिव्स हैं, चाहे वो रूरल एरिया में इनिशिएटिव ले रहे हैं, रूरल एरिया में काफी कुछ इनिशिएटिव्स अनाउंस की गई हैं, विलेज को डेवलप करने की गई है, एस्पिरेशनल विलेज का प्लान पहले से चल रहा है।
तो और इसके अलावा आपको मैं बताऊं कि आपके जितने परसेंटेज ऑफ एजुकेशन लोग हैं वो किस सेक्टर में है, वो आपको आईटी सेक्टर में ज्यादातर ग्रेजुएट है। मैं जब बैंक का इंटरव्यू वगैरह पैनल में बैठता था तो मैं देखता था कि 90% लोग जो आ रहे हैं वो आईटी ग्रेजुएट आ रहे हैं। तो ग्रेजुएट को आपको एब्जॉर्ब आप कहाँ कर सकते हैं? आईटी ग्रेजुएट को आप किसी और सेक्टर में नहीं कर सकते। तो डिजिटल स्पेस, ड्रोन वगैरह के बारे में जो बातें की गई कि एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म्स भी उसके थ्रू किया जाएगा, लैंड मैपिंग होगी उसके थ्रू, तो बहुत तरह का एक स्पेसिफिक दिया गया। डिफेंस प्रोक्योरमेंट को रिड्यूस करके डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट को बढ़ाने की बात की गई, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज बढ़ेगी। मेरे ख्याल से जॉब तो क्रिएट होगा। जहां तक मैपिंग की बात है, जैसा कि शेखावत साहब ने कहा कि यूएस वगैरह में डाटा आता है, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हुआ करते थे एक जमाने में। अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू कोई जाता नहीं, वहां से हमें डाटा मिल जाता था। बट ईपीएफओ इज वन एजेंसी, और मुझे लगता है कि ईपीएफओ का डाटा जो आपको क्लोजर अकाउंट्स और न्यू अकाउंट्स ओपन होने के हैं, उनको अगर मैच कराए तो डाटा हमें मिल सकता है। एंड दैट इज अ वेरी वेरी हेल्दी डाटा। आई कैन टेल यू, जब फाइनेंशियल इंक्लूजन किया गया, में जितने भी हमारे बैंक मित्रास क्रिएट हुए, सारे बैंक्स ने क्रिएट किए जो कस्टमर सर्विस पॉइंट्स के रूप में काम करते हैं, जिनकी अर्निंग 70,000 से 1 लाख तक पर मंथ की है, क्या वो एम्प्लॉयमेंट डाटा में इंक्लूड हो रहा है? उनके बड़े बड़े सेंटर पे 2-3 लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है 6.5 लाख 7 लाख के करीब बैंक मित्रास बने थे 14-15 दिन। वो सारी चीजें, एम्प्लॉयमेंट का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता है या सिर्फ पब्लिक सेक्टर की नौकरी नहीं होता है। जैसा माननीय सदस्यों ने भी कहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब होता है इनकम जनरेशन। चाहे आप बन के कीजिए या फिर आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग और किसी एक्टिविटी में अपने आप को इंगेज करके कीजिए। इवन अ ट्रेडर ऑफ स्टॉक इन शेयर मार्केट इज गेनफुली एम्प्लॉयड। तो वहां पर अपॉर्चुनिटीज मुझे काफी दिख रही हैं। और जो दिशा दी गई है, मैं इसलिए बोलता हूं ये दिशा है, विजन स्टेटमेंट है कि ये क्लियर है कि हमारे देश को रिडक्शन करना है थ्रू डिजिटल मोड, जहां भी ट्रांजैक्शनल कॉस्ट होते हैं। लिंक करनी है सारी चीजों को। ई पासपोर्ट आपको इश्यू हो गए, कॉस्ट बहुत कमेगा गवर्नमेंट का धीरे धीरे, और तो आसानी से सुविधाएं हो जाएंगी। आपकी जब डिजिटल करेंसी आएगी तो उसका कॉस्ट ऑफ, जब आप रिप्लेस कीजिएगा नेचुरल करेंसी को, कॉस्ट कमेगा गवर्नमेंट का, और वो लॉन्ग टर्म होगा, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, वो फेक नहीं हो सकता, वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता। तो जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो भी इनबिल्ट होंगे उसमें। मुझे लग रहा है कि ये बजट उस हिसाब से काफी बढ़िया बजट डायरेक्शन है। मैं इसको बजटरी डायरेक्शन बोलूंगा। जी बिल्कुल। कटारिया साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं कुछ चीजों को लेकर आपसे समझना चाहूंगा यहाँ पे कि डिफेंस उपकरण को जो कहा कि कम हो गए, हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, इंपोर्ट पे जो डिपेंडेंसी हमारी वो कम होगी। लेकिन जैसे मैं पहले भी आपसे जानना चाह रहा था कि मेक इन इंडिया और रिसर्च पे पैसा खर्च होगा, ठीक बात, तो होना भी चाहिए। और लेकिन ये बजट, टोटल बजट डिफेंस का है, उसका जो आपने जिक्र किया, मैं उसका एक बड़े पार्ट के खर्चे की जो बात कर रहा हूं वो जाता है पेंशन और सैलरी में। गवर्नमेंट की लायबिलिटी है और ये कोई नई बात नहीं है, केवल डिफेंस में नहीं, सभी सेक्टर्स में जा रही है। तो टोटल जो बजट का अगर हम देखें कितना खर्च हो पा रहा है, क्या वास्तव में उस क्षेत्र में देखें तो, या फिर इसको कैटेगराइज करना चाहिए कि आपको इस मद में इतना पैसा, उसमें भी टोटल बजट में से भी? देखिए, जो सवाल है पूरा बजट, कटेवा साहब, पूरा जो डिफेंस बजट है उसके रेवेन्यू और कैपिटल हेड अलग अलग हैं। तो रेवेन्यू हेड में योगेंद्र जी जो सैलरी है और मेंटेनेंस ऑफ कंटोनमेंट है, जो रूटीन की काम है, वो सब उसमें आ जाता है। तो वो तकरीबन इसमें जो दिया है वो है 2,33,000 के करीब, 2,33,000 करोड़ रुपया इसमें दिया है, और 1,20,000 करोड़ पेंशन में है। इसके साथ साथ तकरीबन 21,000 करोड़ रुपया जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इंटरनल बजट है उसमें चला जाता है। तो इसको अगर आप जोड़ोगे तो 3,74,000 करोड़ रुपया ये चला गया, जिसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है, ये सिर्फ मेंटेनेंस ऑफ द आर्मी और एयरफोर्स नेवी इसी में चला जाएगा। जो बाकी पैसा दिया है, जो कैपिटल अलॉटमेंट है, वो दिया है 1,52,000 करोड़। वो पिछले साल की बजाय 12
0.82% ज्यादा है। पिछले साल के बजट में 1,35,000 करोड़ मिला था और इस साल 1,52,000 करोड़ मिला है। इसका भी जो फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन है, नेवी को काफी सारा इंक्रीमेंट मिला है 48,000 करोड़ का, जिसमें 43% उनका जंप है। एयरफोर्स में जो कि बल्क, क्योंकि एयरक्राफ्ट बहुत महंगे आते हैं, 57,000 करोड़। डिफेंस का टोटल जो बजट है सर, डिफेंस का टोटल अगर बजट, जो मुझे बजट से ही मैंने जो सीट देखी है, कोठारी साहब के पास में है वो सीट, 3,50,370 करोड़ रुपए इस बार के बजट में दिया है, जो पिछले बार का रिवाइज एस्टिमेट जो है उससे 3,68,418 करोड़ रुपए जो था, उससे अगर हम इसको कहें जी। ये योगेंद्र जी आप जो बता रहे हैं वो सिर्फ रेवेन्यू बजट है। पिछली बार का 21-22 का जो बजट एस्टिमेट था वो 4,79,000 करोड़ था, और जो रिवाइज एस्टिमेट हुआ है, क्योंकि खर्चा ज्यादा हुआ है, ईस्ट लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, हैबिटाट बना है, तो वो तकरीबन 4,85,000 करोड़ का खर्चा हुआ है। उसके मुकाबले इस साल जो बजट एस्टिमेट जो अलॉट किया है वो 5,25,000 करोड़ है। ये तकरीबन 9% ज्यादा है। पर एक चीज मैं आपको बताऊं कि आर्मी का जो बजट था पिछली साल 36 पॉइंट, जो रेवेन्यू बजट था वो 36,000 करोड़ था, वो अभी कम करके 32,000 करोड़ कर दिया है। वो 12% के रिड्यूस कर दिया है। पर ये एक ऐसा स्टेप है जो मैं सोचता हूं ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे चाइना और हमारा बॉर्डर काफी एक्टिव है आजकल, और काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कंस्ट्रक्शंस और कितने सारे आर्मामेंट हमको चाहिए चाइना को मैच करने के लिए। चाइना और हमारे बीच में, चाइना का जो जीडीपी का 1.1 हिस्सा डिफेंस में जाता है, पर उसको एब्सोल्यूट टर्म में देखोगे तो वो तकरीबन हमारे जो जीडीपी का हिस्सा है हमारा 2.9% है, पर एब्सोल्यूट टर्म में देखोगे तो हमसे 3.5 गुना ज्यादा है। अगर वो 3.5 गुना ज्यादा खर्चा कर रहे हैं डिफेंस पे, तो उनको मैच करने के लिए हमारा बजट को ज्यादा जंप देना चाहिए था। हालांकि पिछले साल के मुकाबले तो 9.5% ज्यादा जंप दिया है, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, पहले इतना ज्यादा नहीं दिया था। परंतु अभी भी काफी गुंजाइश है, और देश की सुरक्षा के लिए हमें इस बजट को थोड़ा, जब भी रिवाइज एस्टिमेट होंगे, हमें जरूर इसमें ज्यादा खर्चा होगा और वो हमको करना पड़ेगा। चाइना में अनिल शेखावत साहब आपके पास आना चाहूंगा। अनिल जी आपके पास आना चाहूंगा एक बार में। हाँ सर जी, शेखावत साहब सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ बोल, आप सुन रहा हूँ। जी अनिल जी, बात रोजगार पे आती है कि रोजगार के अवसर कैसे मिलेंगे। अभी सभी वक्ता जो कह रहे हैं कि थोड़ा हमें धैर्य रखना होगा क्योंकि इलेक्शन है। पिछले बजट पे एक आरोप लगे थे, आपको ध्यान होगा कि 4 राज्यों में या 5 राज्यों में उस वक्त भी चुनाव था। तमिलनाडु में थे, केरल में था उस वक्त इलेक्शन, बंगाल में होने वाला था चुनाव। तो उसको लेकर के ये कहा गया था कि राज्यों को प्रभावित करने के लिए, यानी कि मतदाता है उसको भी फोकस किया गया है। क्या ये आरोप अब लगा सकते हैं जिन राज्यों में इलेक्शन है वहां की जनता को ध्यान में रखकर? जिन राज्यों में चुनाव है उनमें तो ये चीजें ठीक है, पर जैसे राजस्थान में भी रीट वाला चीज चल रही है। ये इतना एक बड़ा मसला है कि जो आदमी स्टेट गवर्नमेंट में अपना चाहता है कि मेरा वो सिलेक्शन हो जाए, वो इस रीट के घोटाले से या इस कोर्ट कचहरी से कितना पीछे चला जाएगा उस नौजवान को की कल्पना कीजिए आप। अभी मैंने कहीं अखबारों में पढ़ा है कि बिहार में जो बच्चों का एजुटेशन चल रहा है रेलवे रिक्रूटमेंट का, कहते हैं कि रेलवे में आज की तारीख में गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि 6 लाख वैकेंसियां अभी भी वैकेट पड़ी हुई है। तो ऐसी स्थिति जब नौजवानों के पास पहुंचती है कि जहां पर वैकेंसीज नहीं है वहां की तो अलग चीज है, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर सब बराबर है, आदमी को नौकरी चाहिए, कहीं पे भी करने की तैयार है। पर मेरा पहले बेरोजगारी के सिलसिले में ये कहना था कि जहां पर वैकेंसीज वैकेंट पड़ी है वहां तो रोजगार दो लोगों को। तो वो जो असंतोष बच्चों में आ रहा है, जो पढ़ के बैठे हैं, मैं कई जगह टीवी में देखता रहता हूं, कई बच्चे यूपी के हों, चाहे राजस्थान के हों, चाहे और स्टेट के हों। मैं यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की फिलॉसफी पे बात नहीं कर रहा, जिनकी सरकार जहां पे भी चल रही है, मैं तो बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कर रहा हूं। आप कल्पना कीजिए कि आपका बच्चा 2-3 साल
जो उसका पीरियड होता है जिसमें उसका रिक्रूटमेंट हो जाना चाहिए, वो अगर कोर्ट कचहरी में या किसी और वजह से उस एग्जामिनेशन के पोस्टपोन में चला जाएगा, तो उस बच्चे के भविष्य की कल्पना कीजिए आप। और रोजगार प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, बच्चे को रोजगार मिलना चाहिए। और जैसी सरकार कह रही है कि हम ऐसे अवसर जो है क्रिएट कर रहे हैं, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगा उससे रोजगार क्रिएट होगा। पर मेरा ये आपको कहने का मतलब है कि मैंने कभी भी किसी भी बजट की बुराई नहीं करी। मैं ये तो चाहता हूं कि वहां पर जो कहा गया है वो एग्जीक्यूट हो जाए। अगर इस बजट में 60 लाख नौकरियां देने की बात की जा रही है तो उसको आप धरातल पे लाके लोगों को बताइए कि हमने यहाँ नौकरियां दी हैं। तो जैसे रेलवे में 6 लाख नौकरियां आज भी वैकेंट पड़ी है और बच्चे जो है लट खा रहे हैं और बच्चे सरकारी संपत्ति को तोड़ रहे हैं, उस रेलवे को कर रहे हैं। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है बच्चों का, ये बाहर जो निकल रहा है, इसका समाधान कौन करेगा? सरकार करेगी। लेकिन वही अनिल जी, वही मैं पूछना चाह रहा हूं, तो इस बजट से तुम कह सकते हैं कि कुछ रोजगार के अवसर मिलेंगे? तो इसका एग्जीक्यूशन तो साल भर बाद होगा ना योगेंद्र जी। मैंने आप ये घोषणा है, इस घोषणा से इस कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे 7.5 लाख करोड़ जो खर्च होंगे उनसे रोजगार होगा। परंतु ये एस्टिमेशन है, ये बजट, ये आंकड़े हैं। मेरा आपके इस चैनल से डिस्कशन से सिर्फ एक ही चीज है कि बजट किसी एक पर्टिकुलर ईयर के लिए बनाया जाता है और उसका एग्जीक्यूशन पार्ट का भी डिस्प्ले होना चाहिए कि हमने जो प्लान, जो प्रोग्राम बनाया था वो धरातल पे कहां तक गया। वो मेरा एक कहना है, बस, और कुछ नहीं। जी बिल्कुल। कोठारी साहब, आपके पास आना चाहूंगा। बात रोजगार की आती है, क्योंकि मैंने जैसे अभी रंजन सर से भी कहा कि एक नई फिलॉसफी बदल गई है। पहले लोग ये देख करके चलते थे कि महंगा क्या होगा, सस्ता क्या होगा, लेकिन आज हर व्यक्ति की, हर वर्ग की पीड़ा है कि रोजगार के अवसर कैसे होंगे। बेशक आज अनाउंसमेंट है, कल नहीं हो सकता, उसमें थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा, लेकिन अगर पिछले अनाउंसमेंट्स के साथ में अगर जोड़े इनको हम, तो क्या कह सकते हैं कि हाँ, अवसर बने थे पहले भी और ये आगे बढ़ेंगे। देखिए योगेंद्र जी, कभी भी जो मार्केट इकोनॉमी का कंसेप्ट है वो रोजगार की गारंटी नहीं देता। पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं एक नया ग्रोथ का नाम आया, जॉबलेस ग्रोथ। जब आपका विकास का रास्ता ही जॉबलेस है तो रोजगार कहाँ से पैदा होगा? प्राइवेट सेक्टर के सामने चुनौती है उसको सस्टेन करना अपने बिजनेस को। वो नौकरियां कम कर रहा है, तनख्वाहें घटा रहा है, पैंडेमिक आ गया, उसके कारण से हो गया। सरकार के पास में रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है। जैसे आपने कहा 6 लाख नौकरियां पेंडिंग है वहां पे रेलवे में, वो है ऐसे यूनिवर्सिटी में भी 1000, लेकिन उनके पास काम ही नहीं, वो पढ़ाएं किसको? बच्चे ही नहीं है। और वो हमारा पूरा सिलेबस है वो ऑब्सोलीट है, आउटडेटेड है। जब तक उसको नहीं सुधारोगे वो टीचर भी आगे क्या कर लेगा? तो कई जो प्रॉब्लम है एक दूसरे से लिखकर हम ऐसे दौर में जा रहे हैं जिसको पॉलिटिक्स वर्सेस इकोनॉमिक्स की लड़ाई का दौर कहते हैं। और उसमें 3 चीजें हैं। शेखावत जी की चिंता है, उसको जो मैं समझता हूँ उसको निदान करने का प्रयास कर रहा हूँ। उसमें 3 चीजें साथ चलती है, वेल्थ, वायलेंस और क्या नाम, नॉलेज। तो ये तीनों चीजें आने, क्योंकि हम सोसाइटी के जो पेरेंट्स थे सोए हुए सब आराम से अकेलेपन में है। बस हमको तो हमारे उससे मतलब है, अपना अपना व्यूज है, कहीं कलेक्टिव कोई डिसीजन मेकिंग है ही नहीं। सरकार आप कह रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन का जिम्मा सोसाइटी लेना। आप बच्चे की शादी करते हो, इंतजाम करते हो आप फटाफट। तो जब तक सोसाइटी जागृत नहीं होगी, वो कमी को नहीं ढूंढेगी, जब तक वो फिर कंट्री आगे नहीं बढ़ेगा। और ठीक है, वो जिग फ्रैक्चर्ड सिस्टम है जो चलेगा, डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म है, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है, इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। जो हमने पॉलिसीज को स्वीकार किया है नरसिम्हा राव की सरकार से, उसके पिटफॉल से वो भोगने पड़ेंगे। हर कंट्री ने भोगे हैं पिछले 15-20 सालों में, 5-7-10 कंट्री ने। रास्ता हमने भी वो पकड़ा है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी के। भाई कुछ लोगों के पास बहुत सारा पैसा हो तो ठीक है, उसकी इम्बैलेंस होगी जी। कोठारी साहब, एक बात और जानना चाहूंगा, कोठारी साहब एक बात और जानना चाहूंगा आपसे कि मैं लंबे समय से कुछ चर्चाएं सुन रहा था मैं कि टैक्स स्लैब में एक कैटेगरी और बनानी होगी आपको, जिसको एक क्रीमी लेयर की तरह देखना चाहिए और उस पर टैक्स ज्यादा लगाया जाए ताकि आम जनता को थोड़ी राहत मिल सके। जब वो पैसे कमा रहे हैं तो टैक्स भी आप उसी तरह से करिए। वो हो नहीं सकता। वो आप और मेरी इच्छा है, इस बजट में भी उम्मीद थी कैसा होगा, लेकिन हम इंटरनेशनल ऐसे कमिटमेंट से, आप आदमी के पास में 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उस पर अमेरिका की जैसे स्टेट ड्यूटी लगा दीजिए आप कि भाई तू मरेगा उसके बाद में 85% सरकार ले जाएगी आप। तो जो हमारा जो मॉडल है वो हमने अमेरिकन कैपिटलिज्म का मॉडल है, हमारा खुद का मॉडल नहीं है, ये डेवलपमेंट का तय किया हुआ है।
आप डेब्ट बेस और उधार बेस और कंजम्पशन इकोनॉमी, कंजम्पशन कहाँ से बढ़ेगा? आप उधार लोगे जब, या नोट छापो, नोट छापने की अपनी प्रॉब्लम है, उधार लेने की अपनी प्रॉब्लम है। तो जो मॉडल जो हमने अपनाया है, पिटफॉल तो वैसे आएंगे ना। तो उसको आप आज अमेरिका में भी नहीं है, आप वो वहां पे भी है 2% लोगों के पास में, 98-70% लोगों का संपदा है उनके पास में है, लेकिन टैक्स रेट वहां पे भी कम है। लेकिन वहाँ ये है कि जब आदमी की डेथ हो जाएगी तो आपका स्टेट ड्यूटी इतनी है कि वो आदमी कहता है यार मैं जिंदा रहते ही मेरा यहाँ पे नहीं कर दूंगा। तो ये मॉडल को समझने की बात है। हमारी तो कई इच्छाएं हैं कि ऐसा हो, रोजगार भी बढ़े, टैक्स भी कम हो, सब चीजें हमको मिले, लेकिन जो नया कंसेप्ट है, नया मॉडल है मार्केट इकोनॉमी का, उसको समझना पड़ेगा। जो मार्केट में जो परफॉर्म, और पेरिस का जमाना है, जो परफॉर्म करेगा वो करेगा, नहीं होगा खत्म। इसलिए ये तीनों चीजें, वेल्थ सिस्टम में हम पूरा रिवोल्यूशनरी चेंज आ ही रहा है, हम देख रहे हैं। दूसरा आपका वायलेंस बढ़ेगा, जो पावर शिफ्ट का, इस एरा को पावर शिफ्ट का एरा भी कहते हैं। जो पॉलिटिकल पावर से मार्केट इकोनॉमी की जो पावर की दोनों की आपस की लड़ाई है, तो जब लड़ाई है तो उसके परिणाम में तो कई विचित्र तरीके के आएंगे। उन सबको हमको आने वाले 10, 15, 20 सालों में देखना है। और उसमें से ऐसे दौर से जितने भी विकसित राष्ट्र वो पिछले 50-100 सालों में निकल चुके हैं, हमने उसमें एंट्री की है, बस फर्क इतना सा है। लेकिन अब वो तो अच्छे, तो ये गैप तो कोठारी साहब, ये जो गैप जिसको लेकर के पिछले कई दिनों से चर्चा है वो खत्म नहीं हो पाएगा। गरीबी की जो हम बात कर रहे थे कि इतने करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए कोविड के दरमियान, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये भी फेज एक अस्थायी है, कुछ समय बाद में इससे उसका जिम्मा सरकार का है, वेलफेयर स्टेट है वो। आप बेरोजगार को उसमें तो सब्सिडी कम कर रही है सरकार, उसमें तो सब्सिडी कम कर रही है सरकार, है ना। तो उसकी डिमांड करो आप। नहीं, सब्सिडी की नहीं कह रहा हूं मैं, जो भी आप बेरोजगारों की बात करते हुए है, तो उसका जिम्मा भाई, ये कैपिटलिज्म क्या करता है, ये कैपिटल को शक करके ले जाता है और आदमी को छोड़ देता है बिना उसके काम के। तो उसका जिम्मा सरकार का है। सरकार ने अपन ने ये मॉडल अपनाया है, तो उसके पिटफॉल तो भोगना ही पड़ेगा। 125 करोड़ की आबादी पे आपने उस कैपिटलिज्म के मॉडल को अपनाया है, तो उसका तो अच्छे बुरे सभी चीजें सामने होंगी। तो इसमें कोई जिम्मेदार नहीं है आप। पेरेंटलेस सोसाइटी का जमाना है, कोई इसका पेरेंट नहीं है आप, सब अपने आप ही चलती का नाम गाड़ी है। क्योंकि मैं ये इस वजह से कह रहा था कि जो फूड सब्सिडी की जो बात की गई थी पहले, उसे 2,86,000 करोड़ रुपए को लेकर के, ये 2,06,000 करोड़ पे आ गई, जो हम वो घटाने 5 किलो अनाज और ये जो दे रहे हैं, मतलब ये 80 करोड़ लोगों। नहीं, ये जो फूड 5-5 किलो अनाज और पेंडेमिक में जो खर्चा किया ना सरकार ने, उसको बंद कर दिया उन्होंने। अब ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन है, ऐसे अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ। तो या तो फिर क्या वो उस दौर से बाहर निकल गए वो लोग हैं? क्या वो उस दौर से बाहर निकल गए? फिर वो अभी वो कैसे ऐसा जो हालात है, वो कह रहे हैं कि अब हमारे वो सिचुएशन जो 2 साल पहले, 1.5 साल जो रही है, ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। आदमी अब अपने आप काम भी ढूंढेगा, आदमी को काम ढूंढना पड़ेगा। इसमें ये है कि आप घर बैठे कुछ सबको मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट इकोनॉमी का मतलब ही है, ये पूरी पॉलिटिकल सिस्टम को काम पे लगाए रखता है। आप 3 टांग की कुर्सी पे हर पॉलिटिशियन को बिठा के रखता है। आप तो दौर ही ऐसा है। आप तो हर आदमी ऐसे काम ढूंढे। आप इसमें गारंटी नाम की कोई चीज ही नहीं होती। आप इवन वारंटी भी नहीं, वारंटी फिर भी मिल जाएगी, गारंटी नाम की कोई चीज नहीं होती। आप चाहे कोई भी आप सोशल सिस्टम देख लो, फैमिली सिस्टम देख लो, एवरीवेयर वी विल फाइंड दिस टाइप ऑफ चेंज। ये फ्रीडम का जमाना है। बिल्कुल, ये मैं कह सकता हूं कि एक कड़वा घूंट सरकार ने लिया है, और जिसमें कहा जाता है कि अगर आगे बढ़ना है तो कुछ आपको कठिन जो पथरीले रास्ते हैं वो भी तय करने पड़ेंगे। सोसाइटी समझे और सोसाइटी रास्ता निकाले। जी, शंकर जी के पास में जाना चाहेंगे। शंकर जी, जो मूल बात निकल के आ रही है वह रोजगार वाली, जैसे अनिल शेखावत जी ने कहा, रंजन साहब ने कहा, तो रोजगार के अवसर इससे, क्योंकि लोगों को तुरंत राहत चाहिए कि रोजगार, वो कैसे मिलेगा? इससे नहीं मिल पाएगा वो। देखो, रोजगार के बारे में योगेंद्र जी मेरा 2-4 बातें कहनी है। रोजगार के बारे में भाई जी, मेरे बड़े भाई अनिल जी, उन्होंने भी कहा, मैं उनकी बात से असहमत नहीं हूँ, पर उसमें कुछ चीजें ऐड करना चाहता हूँ। रोजगार में क्या है कि पहली बात तो एक मानसिकता लोगों की ये बन गई है कि सरकारी नौकरी को रोजगार मानते हैं, बाकी को रोजगार नहीं मानते। आजकल तो रोजगार के अवसर की बात की जाती है कि रोजगार के अवसर मिलने चाहिए, जैसे रंजन साहब से मैंने सवाल किया। हाँ, वो ठीक है, उन्होंने भी पहले कहा था ये बात। अच्छा, पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है कि सरकारी नौकरी में तो काउंटिंग होती है बराबर कि कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने को नहीं मिला। और जो दूसरा जो स्ट्रक्चर है, प्राइवेट सेक्टर है, उसके अंदर जो
नौकरी मिलती भी है तो उसकी काउंटिंग ज्यादा नहीं होती है। तीसरी बात एक और है, वो बड़ी बात जो छिपी हुई है, उसके लिए सरकारें जिम्मेदार है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी की हो। क्या होता है कि कोई भी नौकरी आप निकालते हो तो मेरे को अभी तक पता है इस बात का कि कल परसों ही मैंने स्टेट बजट के बारे में पढ़ रहा था, तो 50% से ज्यादा नौकरियां ऐसी है जो कोर्ट स्टे के कारण से कहीं ना कहीं अटकी पड़ी है। सरकार ने नौकरी निकाल दी, उसका एग्जाम ले लिया, पर वो उसको एग्जाम के रिजल्ट के ऊपर रोक लगा दी, या तो या एग्जाम लेने पर ही रोक लगा दी। इस तरह की भी बहुत सारी परेशानी है उसके अंदर। तो ये सारी परेशानियां तो समाज की है और सरकार की है, उनको दूर करना पड़ेगा, तभी जाकर के कुछ ना कुछ बनेगा। लेकिन जहां तक ये बजट के थ्रू जो आपने बात कही कि ये बजट आया उसमें, तो इसमें तो क्या है कि इंतजार तो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है कि इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इंतजार करके ही आगे हम चल सकते हैं और धीरे धीरे रोजगार बढ़ेंगे, एक साथ रोजगार बढ़ नहीं सकते। सरकारी नौकरियां जहां खाली पड़ी है उसमें सरकारों को निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए कि वो तुरंत फटाफट भरे और जल्दी करके कुछ न कुछ लोगों को रोजगार में राहत दो। एक बात और आई थी, एक बात और कहूंगा रोजगार के संबंध में, जिस स्पीड से हम टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी की नेचर होती है एंटी ह्यूमैनिटी, वो मानवता का सहायक नहीं होती। आप मानवता का मतलब ये कह लीजिए उसका रोजगार को खत्म करती है आप, और हम स्पीड को उसको बढ़ाया जा रहे हैं, वो भी बोलते हैं, वो भी एक साइड इफेक्ट है जो हमको ध्यान में रखने की जरूरत है। देखिए, जहां तक रोजगार का सवाल है, मैं आपको हमारा सरकारी नौकरियों की बात में करता हूं, आपको डिफेंस का मॉडल देता हूं। हर 6 महीने में हमारे कितने आदमी रिटायर हो रहे हैं उनका डाटा होता है और उसी के हिसाब से वैकेंसी निकलती है और वो वैकेंसियां वो 6 महीने में भर जाती है। इसी तरह से रिक्रूटमेंट जवानों का हो चाहे ऑफिसर्स का हो, यही मॉडल अगर सारी सरकारी नौकरियों में चले तो आजकल क्या हो रहा है कि 3 साल राजस्थान में 3 साल 3.5 साल की एक साइकिल होती है, उसमें एक बार नौकरी आएगी, उसमें कोई हो गया कोर्ट केस तो वो 5 साल तक चली जाएगी, वो लिटिगेशन में जाना सकता ही है, बिल्कुल उसमें इसी तरह से रेलवे की है, क्योंकि सरकार को पता है कि इतने इनके सरकारी कर्मचारी रिटायर होंगे। आज से 8-10 साल पहले ऐसे चलता था कि हर साल वैकेंसी निकलती थी और हर साल वो वैकेंसी भर जाती थी। उससे क्या होता था कि जो युवा थे उनको इंसेंटिव भी मिलता रहता था कि नौकरी लग गया, अगली बार आएगी तो फिर लग जाऊंगा। अगर आप 5-5 साल तक आप कोई वैकेंसी भरेंगे ही नहीं और सिर्फ सरकारी नौकरी की वेट करते रहेंगे तो युवा तो फिर बेरोजगार रहेंगे। देखिए ये बिल्कुल ये एक मैं ये कहूंगा कि कानून व्यवस्था के लिहाज से भी आप देखिए एक फ्रस्ट्रेशन जो मुझे लगता है कि एक नया दौर नहीं हो, किसी ने पढ़ाई कर ली, पढ़ाई की ओर खुद की अपेक्षा नहीं है, उसके साथ में सपने उसके परिवार के जुड़े होते हैं, दूसरे लोगों के जुड़े होते हैं। कुछ लोग पढ़ते हैं, जॉब अच्छी लगती है तो उसके लिए आइडल होते हैं समाज के लिए कि यार उसने ऐसी पढ़ाई की और वो लोग वहां तक पहुंचे। तो मुझे लगता है कि इस पे गौर करना चाहिए, इसे नजरअंदाज नहीं। हमने ठीक है कैपिटलिज्म का एक जो मॉडल है उसे अडॉप्ट तो कर लिया, लेकिन भारत है, उसे उस राह से हमें डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। हम उसकी पूंछ पकड़ के चलते रहेंगे तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम भी तो फेस आप ही को करनी पड़ेगी। मैं माफी चाहूंगा सर, समय का अभाव, मैं तमाम अतिथियों को रोकना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।